सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं गैसीय नियम, जिसके अंतर्गत बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब नियम तथा गैसीय समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं गेलुजक का आयतन अभिक्रिया नियम। इस गेलुजक के आयतन अभिक्रिया नियम के अनुसार सामान्यतया जितने भी गैसीय नियम हैं, ये गैसीय नियम ताप एवं दाब की विभिन्न परिस्थितियों में इनका अनुपालन होता है। गेलुजक का आयतन अभिक्रिया नियम ये कहता है कि गैसीय अवस्था में समान ताप तथा दाब पर अभिक्रिया करने वाली अभिक्रियारत गैसों के आयतनों और अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया देखें, 2SO2 + O2 = 2SO3। इसमें 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। अथवा समान ताप तथा दाब पर 2 आयतन SO2 1 आयतन O2 से क्रिया करके 2 आयतन SO3 बनाती है। यह एक सामान्य अनुपात में ही होता है। अब आते हैं ग्राहम का विसरण नियम। गुरुत्व के विरुद्ध 2 या 2 से अधिक गैसों के परस्पर स्वतः मिश्रित होने को ही विसरण कहते हैं। एक और होता है निस्सरण। निस्सरण मूलतः ये बाद में आएगा, इसको देखो पहले। थॉमस ग्राहम ने विभिन्न गैसों के विसरण का अध्ययन करके एक नियम बनाया। उनके नियम के अनुसार निश्चित ताप तथा दाब पर किसी गैस की विसरण दर एवं उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती 1/√D, जहाँ पर R विसरण गति है और D घनत्व है। अगर अलग अलग गैसें हैं तो R1 समानुपाती 1/D1 और R2 समानुपाती 1/D2, या R1/R2 = √D2/D1। चूँकि वाष्प घनत्व का दूना अणुभार होता है, m = 2 × D, या R1/R2 √D2/D1 √M2/M1। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, निश्चित ताप तथा दाब पर किसी गैस की विसरण की गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और विसरण क्या है? गैस का विसरण दर गैस का वह एकांक आयतन
सॉरी आयतन जो एकांक समय में विसरित होता है विसरण दर कहलाता है। R बराबर V बटे टी, V विसरित गैस का आयतन और T विसरण में लगा हुआ समय है। यदि दो गैसों के लिए आयतन उनके V1 V2 और उनके विसरण में लगा समय T1 और T2 है, तो हम R1 बराबर V1 बटे T1, R2 बराबर V2 बटे T2 या R1 बटे R2 बराबर V1 बटे T1 इंटू V2 बटे T2, या इसको हम कर सकते हैं यही बराबर रूट D2 बटे D1 या यही बराबर रूट M2 बटे M1। यदि V1 और V2 बराबर हो जाए तो T2 बटे T1 बराबर रूट D2 बटे D1 बराबर रूट M2 बटे M1। इसी प्रकार अगर T1 और T2 बराबर हो जाए तो V1 बटे V2 बराबर रूट D2 बटे D1 बराबर रूट M2 बटे M1। ये गैस ग्राहम के विसरण नियम हैं, उनकी कुछ गणितीय स्वरूप है। अब जो ग्राहम का विसरण नियम है इसके अनुसार कुछ अनुप्रयोग देखे गए, जैसे हल्की गैसों की विसरण दर अधिक होती है। यह नियम सामान्यतया कम दाब पर ही अपेक्षित परिणाम देता है। विसरण के आधार पर खदानों में मार्स गैस का पता आसानी से लगा सकते हैं। गैसों के निस्सरण ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार ही होता है, अर्थात निश्चित ताप तथा दाब पर गैस की निस्सरण दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, R1 बटे R2 बराबर रूट D2 बटे D1 बराबर रूट M2 बटे M1। अब आते हैं गैस का अणुगति सिद्धांत। अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो गैसीय नियम, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम गैसों के व्यवहार को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करती है। गैसों के प्रायोगिक प्रेक्षणों के मान के आधार पर इनका प्रतिपादन किया जा सकता है, लेकिन इनकी व्युत्पत्ति के संबंध में कोई सैद्धांतिक पृष्ठभूमि ज्ञात नहीं थी। सैद्धांतिक आधार के लिए इनके सूक्ष्मदर्शी मॉडल को विकसित किया गया। जो गैस के कण हैं, इन गैस के कणों की गति के आधार पर अणुगति सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अणुगति सिद्धांत का विकास या इसकी खोज क्लासियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन द्वारा किया गया। अब इसकी अभिधारणाएं क्या क्या हैं, क्रमशः एक एक करके देखेंगे। प्रत्येक गैस काफ़ी अधिक संख्या में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे अणु कहते हैं। प्रत्येक गैस के अणु एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, जिस कारण गैस में अंतराअणुक स्थान होता है।
गैसों के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक स्थान अधिक होने एवं अणुओं का आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण अणु का वास्तविक आयतन गैस के द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में काफ़ी नगण्य होता है। गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते और वो स्वतंत्र होकर घूमते हैं। गैस के अणु प्रत्येक संभव दिशा में लगातार तीव्र भिन्न भिन्न गति परंतु स्थिर गति से गतिमान रहते हैं। गैस अणु तीव्र गति से सरल रेखा में अस्त व्यस्त रूप से गति करते हैं। इस गति के समय अणु आपस में तथा पात्र की दीवारों से टकराते हैं। टकराने के कारण अणुओं की गति करने की दिशा परिवर्तित हो जाती है। गैस के अणुओं पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं होता। गैस के अणुओं के मध्य अंतरा अणुक बल लगभग नगण्य होते हैं। अणु गति पूर्णतया प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक होती है। दो अणुओं की टक्कर के कारण ऊर्जा की हानि नहीं होती है, लेकिन टक्कर करने वाले अणु आपस में ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकते हैं। गैस का दाब गतिमान अणुओं की पात्र की दीवारों पर टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। गैस के अणुओं की गति भिन्न भिन्न परंतु स्थिर होती है, अतः किसी निश्चित समय में इन अणुओं की गतिज ऊर्जा भिन्न होती है। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसीय तंत्र के परम ताप के समानुपाती होती है। अणुगति सिद्धांत की अवधारणाओं तथा गणितीय सिद्धांतों के आधार पर गतिज गैस समीकरण की व्युत्पत्ति की गई। ये होता है PV = 1/3 mnu²। यहाँ पे P गैस का दाब, V गैस का आयतन, M गैस के एकल अणु का भार, N = V आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या तथा U अणुओं का वर्ग माध्य मूल गति है। गैस के अणुओं के लिए वेग शब्द का प्रयोग करना अनुचित है क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, जबकि गैस के अणुओं के लिए गति या चाल का प्रयोग किया जाता है जो कि एक अदिश राशि है। तो ये गैस का अणुगति सिद्धांत है। मूलतः गैस के अणु क्या है? दूर दूर रहते हैं, अनियमित गति करते हैं, आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो दबाव उत्पन्न करते हैं। इनके गति करने में किसी भी प्रकार का कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। अब गतिज गैस समीकरण। गतिज गैस समीकरण एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे अणुओं को वर्ग माध्य मूल चाल मैक्सवेल के अनुसार इस सूत्र से प्रदर्शित करेंगे। U = √U1² + U2² + U3² + so on / n, जहाँ पर N1 अणु U1 चाल, N2 अणु U2 चाल और N3 अणु U3 चाल से चल रहा है। इनके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल जो होती है U = N1U1² + N2U2² + N3U3² / N1 + N2 + N3, अर्थात गैस अणुओं की चाल के वर्ग के औसत का वर्गमूल लेने पर अणुओं की चाल वर्ग माध्य मूल चाल कहलाती है। अब कोई समघनाकार बर्तन जिसकी भुजा L सेंटीमीटर में कोई गैस रखी गई है इस चित्र के अनुसार, तो इस गैस के एक अणु का द्रव्यमान m, बर्तन के अणुओं की कुल संख्या n
माना कि गैस के एक अणु का वर्ग माध्यमूल चाल u है। चाल को तीनों अक्षों में हम देख सकते हैं। यहाँ से ये अणु है, यहाँ पर x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के समतुल्य इसकी चाल क्रमशः ux, uy और uz होगी। अगर पृष्ठ A से टकराएगा तो उसके पहले उसका संवेग mux, टकराने के पश्चात संवेग -mux, संवेग परिवर्तन mx प्लस माइनस mux इज इक्वल टू 2mux। अब इस टक्कर के पश्चात यह L दूरी तय करके पुनः पृष्ठ B से टकराएगा। L सेंटीमीटर दूरी चलने पर टक्करों की संख्या 1, ux सेंटीमीटर चलने पर टक्करों की संख्या ux/L। अतः इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या हो जाएगी ux/L। अब इसके संवेग में जो परिवर्तन होगा वो 2mux इंटू ux/L यानी 2mux/L। इसी प्रकार एक सेकेंड में y अक्ष के सापेक्ष भी वही होगा 2mu स्क्वायर uy स्क्वायर अपान L और z के सापेक्ष भी वही होगा 2mu z स्क्वायर/L। तो कुल जो परिवर्तन होगा वो होगा बराबर 2mux स्क्वायर/L प्लस 2muy स्क्वायर/L प्लस 2muz स्क्वायर/L, या ये बराबर हो जाएगा 2m/L ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, या 2mu स्क्वायर/L u स्क्वायर बराबर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस ul स्क्वायर। अब n अणुओं के संवेग परिवर्तन की दर होगा 2mu स्क्वायर RMS/L इंटू n, या ये बराबर 2mnu स्क्वायर RMS/L। अतः n अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार के एक पृष्ठ पर उत्पन्न बल हो जाएगा 2mnu स्क्वायर/L। अगर घनाकार बर्तन है तो इसके पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है 6L स्क्वायर। दाब बराबर बल बटे कुल क्षेत्रफल, कुल दाब बराबर mnu स्क्वायर/L इंटू 6L। P बराबर 1/3 mnu स्क्वायर/L क्यूब, या P बराबर 1/3 mnu स्क्वायर/V, या PV बराबर 1/3 mnu स्क्वायर। गैस के एक मोल में n आवोगाद्रो संख्या यानी 6.022 × 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। अतः गैस के एक मोल के लिए गतिज गैस समीकरण को हम PV बराबर 1/3 mNu स्क्वायर से प्रदर्शित कर सकते हैं, या PV बराबर 1/3 mu स्क्वायर, जहाँ पर m गैस का अणुभार है, से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। गैस के एक मोल के लिए गतिज ऊर्जा कुल कितनी होगी? गैस के एकल अणु की औसत गतिज ऊर्जा E = ½ mu स्क्वायर। गैस के एक मोल के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी वो E = 1/2 mNu स्क्वायर। इसलिए इसको अगर प्रदर्शित करें PV के टर्म में तो PV = 2.3 × 1/2 mNu स्क्वायर, या PV = 2/3 EK। गैस के एक मोल के लिए PV बराबर RT
इसलिए RT इज इक्वल टू 2/3 EK या EK इज इक्वल टू 3/2 RT। यह समीकरण परम ताप T पर गैस के 1 मोल के लिए कुल गतिज ऊर्जा के मान को व्यक्त करती है। गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा। एकल अणु की औसत ऊर्जा EK को प्रदर्शित करते हैं PV बराबर 2/3 NEK या RT बराबर 2/3 NEK। तो EK डैश इज इक्वल टू 3/2 R/N इंटू T या EK इज इक्वल टू 3/2 KT। K R/N बोल्ट्जमैन स्थिरांक कहा जाता है। SI पद्धति में इसका मान 1.3 गुणे 1.380 गुणे 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन है। इन दोनों समीकरणों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि गैस के 1 मोल की कुल गतिज ऊर्जा तथा एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैसीय तंत्र के परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप यानी T बराबर 0 डिग्री केल्विन पर EK का मान 0 होगा। अतः परम ताप पर गैस की 1 मोल की कुल गतिज ऊर्जा तथा गैस के एक अणु की औसत ऊर्जा का मान 0 होता है। अर्थात परम ताप पर अणु का वर्गमाध्यमूल वेग 0 होगा। इस प्रकार परम ताप पर गैस के अणु पूर्णतया गतिहीन हो जाते हैं तथा वो स्थिर अवस्था में रहते हैं। अब मैक्सवेल का गति वितरण नियम देखते हैं। गैस के अणुओं की गति भिन्न भिन्न होती है। ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं और अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं, जिससे उनकी गति और दिशा दोनों बदलती रहती है। जो अणु गति ग्रहण करता है उसकी ऊर्जा बढ़ती है तथा जो अणु जिसकी गति कम होती है उसकी ऊर्जा घटती है। मैक्सवेल ने प्रायिकता के नियम के आधार पर गैसों के वेगों के वितरण का परिकलन करने के लिए एक समीकरण दिया। इस समीकरण के अनुसार dNc/n इज इक्वल टू 4 m/2 RT टू द पावर हाफ c² e⁻ mc²/2 RT dc, जहाँ पर dNc अणुओं की वह संख्या जिनकी गति c तथा c + d के मध्य है, n अणुओं की संख्या, m गैस का अणुभार और T परम ताप है। इसे मैक्सवेल के गति वितरण का नियम कहा जाता है। dNc/n का मान कुल अणुओं का वह प्रभाज है जिसकी गति c तथा c + dc के मध्य है। इसके आधार पर मैक्सवेल वितरण वक्र खींचा गया तथा जो निष्कर्ष निकला उसके अनुसार बहुत कम तथा बहुत अधिक गति करने वाले अणुओं की संख्या कम होती है। गैस के अणुओं का अधिकांश भाग इस वक्र के श्रृंग के से संबंधित औसत गति, यहाँ पे यह जो है यहाँ पे औसत गति के बराबर होगा। इसको कहते हैं उच्च प्रायिक गति या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके आधार पर किसी निश्चित ताप पर गैस के अणुओं के अधिकतम भाग का गति जो वक्र के उच्चतम
श्रृंग से संबंधित गति के अनुरूप होता है उसे गैस का उच्च प्रायिक गति UMP कहा जाता है। शून्य गति युक्त गैस के अणु का प्रभाज भी शून्य होता है। ज्यों-ज्यों गति में वृद्धि होती है उच्च गति युक्त अणुओं का प्रभाज बढ़ता है और एक स्थिति में उच्च प्रायिक गति के बराबर हो जाता है। वेग में और अधिक वृद्धि करने पर उच्च गति युक्त अणुओं के प्रभाज में निरंतर कमी आती है। अब गति वितरण पर ताप का क्या प्रभाव होगा? अगर चित्र को देखें इस वाले चित्र को, तो यह 0 डिग्री, 1000 डिग्री और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गति के वितरण को प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर वितरण अधिक विस्तृत हो जाता है और उच्च ताप पर अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। यहाँ देखिए, ये है। दाईं तरफ उच्चतम अधिक गति का मान कम हो जाता है। उच्च ताप पर अधिक गति वाले अणुओं की संख्या अधिक तथा कम गति वाले अणुओं की संख्या कम होती है। तो ये है मैक्सवेल का गति वितरण नियम और गति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये नियम है। अब गैसीय नियम खत्म। गैसों के अणुओं की विभिन्न प्रकार की गतियां जैसे औसत गति, वर्ग माध्यमूल वेग और उच्च प्रायिक गति, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।